हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 2026 का घटना चक्र है, जो मतलब आप हर बार घटना चक्र नहीं ले सकते। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको या तो वीडियो से पढ़ना होगा या पीडीएफ से पढ़ना होगा। तो पीडीएफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऊब लग सकती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये सीरीज शुरू की है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएँ। अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले 3 क्लासेस हमने लिए, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा उस क्लास को। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और आपके यूज़फुल होगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ला धीरे-धीरे चीज़ें आपके लिए लाई जाएगी। जैसे आपका सपोर्ट बनेगा वैसी चीज़ें होती रहेंगी। तो चलिए आज हम जो है हमने 111 क्वेश्चन कर लिए थे, 112 क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था और क्लास 1 घंटे से ऊपर हो रही थी, तो हम लोग ने यहीं पे ब्रेक कर दिया था। तो आज हमारा 112वाँ नंबर क्वेश्चन है। उसी में ही उसी टॉपिक में आज हम 112वें नंबर क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में कौन-सा कथन विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन बताना है, कौन-सा कथन सही है। तो केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल श्रेणी में आते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रायोजन के परिवार की मुखिया होगी। ये सही है, क्योंकि जो घर की मुखिया होती है, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि आपके घर में जो मतलब मम्मी होंगी या जो भी हो, मतलब जो घर पे सबसे बड़ी हो या मम्मी हो या बहन हो, जो भी हो, उसी उसी को मुखिया मतलब उस राशन कार्ड पे उसको मुखिया माना जाता था। तो ये आपने अगर मतलब घर पे ये चीज़ें होती होंगी, अगर आपके घर में लागू होगा तो ये आपको ज़रूर आपने इसके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट मतलब हमारा स्टेटमेंट है गर्भवती महिलाएं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। नहीं, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये मतलब ये योजना है जो 2013 के मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को इंश्योर करने के लिए स्टार्ट किया गया था, जो 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित तथा पूर्व तिथि 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था ये योजना। बाकी वही सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर 3 स्टेटमेंट देखी उसी से हिसाब से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन बाकी देख लेते हैं। वैसे ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो इस अधिनियम का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य और अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या टीपीडीएस प्रणाली जो हमारी है, अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी। ये याद रखिएगा, 75% ग्रामीण है मतलब रूरल एरिया में है और 50% जो है हमारा अर्बन एरिया में है आच्छादित करने पे। और का प्रावधान है पात्र व्यक्ति चावल गेहूं आटे अनाज क्रमशः 3-2-1 रुपए प्रति क्या है जो है गेहूं चावल जो है 3 रुपए, गेहूं जो है 2 रुपए और मोटे अनाज कितने 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसको मतलब राज्य से सहायता प्राप्त होती है। 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त प्रति प्रति व्यक्ति जो मतलब घर में अगर परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति के हिसाब से ये 5 किलोग्राम जो है प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म से 6 महीने के बाद अपने के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने का भी हकदार है। देखिए जो उसमें कैलोरी वाली बात थी ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ 6,000 रुपए उनको मतलब सहायता दी जाएगी ताकि वो अपने हेल्थ पे ध्यान दें और खाने-पीने पे जो खर्चा हो तो वो इससे हो जाए उनका। हकदारी के खाद्यान्नों एवं भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करें। अगर मान लो अनाज नहीं मिलता है जो उनको इंश्योर किया गया नहीं मिलता है, तो उसकी जगह पे उसका जो भत्ता होगा वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। हमने ये देखिए देख लिए और ये एक बार आप पढ़ लेंगे सही से तो आपको याद हो जाएगा ये कि इस योजना में था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। तो सही है स्टेटमेंट हमारा।
नेक्स्ट है कि इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि अभी हमने पूरा पढ़ ही लिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब 5 जुलाई 2010 को लागू हुआ नहीं, ये 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा 3। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यह अधिनियम कानून रूप से 75% और ग्रामीण आबादी और 50% आबादी सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये अभी करंट डेटा के हिसाब से इसको देखेंगे, तो इसलिए ना आप ये और ये सही मान के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है? तो किस अधिनियम के तहत इसको किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने से राज्य में से किसने ई राशन कार्ड सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने मतलब किस स्टेट में ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सबसे पहले ई राशन कार्ड स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। तो इसमें आप ऑप्शन ए स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, 2 गलत है, 2 वाला सही नहीं है। तो इसमें 2 में हम देख लेते 2 के लिए देख लेते हैं कि खाद्य में संबंधित विधियों को समेकित करने के खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण भंडार वितरण विक्रय और आयात का विनियमित करने मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 23 अगस्त 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल 2006 संसद द्वारा नियमित किया गया। साथ ही इस अधिनियम में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम एसएसआई की स्थापना करने उनसे संबंधित उनके आनुषंगिक विषयों से उपबंध की अधिनियमित किया गया। तो कब? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य आगे भी है देख लेते हैं। इसमें इस अधिनियम ने खाद्य अपमिश्रण रोकथाम और अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत ही केंद्र सरकार द्वारा एफएसएसआई का गठन किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। क्या? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्या इसमें उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण है? सही है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निदर्शन है? सही है। साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना? नहीं। इसमें साख मतलब ऐसा कुछ नहीं, इस पे ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है फसलों की नई विकसित किस्मों को प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है। तो इसमें ए बी और डी सही है, लेकिन सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के आच्छादित नहीं है? मतलब कौन सी फसल इसमें नहीं है? प्रश्नकाल के विकल्प में डी मतलब डी था, लेकिन अब जो है इसमें मोटे अनाज भी शामिल हो गए, तो इसमें दलहने चावल गेहूं मोटे अनाज ये सारे शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ है? तो कब से प्रभावी? 2007 और 8 रबी की फसल से। कब? 2007-8 रबी की फसल से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था तो कब? 2007 और 8 में से मतलब स्टार्ट किया गया था, वैसे लगभग 2006 से मतलब 2006 में ही एक्ट आ गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो किसके? यह सभी गेहूं चावल दालें सबके बढ़ाने के लिए किया गया था, या मतलब जो अधिनियम आया था। नेक्स्ट कितने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो कौन कौन सी फसल इसमें? गेहूं चावल और बाजरा, चावल गन्ना मक्का, गेहूं सस्ते अनाज, गेहूं चावल व दालें, गेहूं मक्का व ज्वार। तो इसमें हम ऊपर देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें है चावल गेहूं दाल मोटे अनाज और मक्का भी शामिल है, पोषक अनाज, वाणिज्यिक फसलें, ऑयल सीड और ऑयल पाम। तो इसमें लगभग सारी ही फसल शामिल हो जाएगी, इसलिए इसमें जो है स्टार मार्क बनाए कि मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है किसमें से किस फसलों में से कौन सा एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सम्मिलित नहीं है? तो इस सारे ही इसमें सम्मिलित है।
तो ये मतलब अभी के हिसाब से गलत हो जाएगा, बाद में शामिल किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा के अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? तो किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके? अमर्त्य सेन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अधिकारिता दृष्टिकोण और प्रतिपादन अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा किया गया। इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया कि भुखमरी खाद्य सुरक्षा मुख्य कारण प्राय कुल खाद्य अनुपलब्धता नहीं, बल्कि व्यक्तियों, परिवारों और अधिकारिता अर्थात अपनी संपदाओं के सहारे उत्पादन, विनिमय, वेतन, श्रम और वितरण की कानूनी माध्यमों से योजना अर्जित करने की क्षमता को गतिरोध उत्पन्न होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए में दिया है खाद्य सुरक्षा अभिकथन है, खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। आर है आसमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट ए आर दोनों सही है। आर ए का व्याख्या, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कम पैदावार हो तभी भुखमरी होगी। अगर वितरण सही नहीं होगा, लोगों के पास पहुंच नहीं होगी, तो तब भी जो है कमी के कारण जो है भुखमरी आ सकती है। तो ये इसलिए स्टेटमेंट ये दिया गया और सही भी है। नेक्स्ट में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सम्मिलित है? इसमें सारी ही चीजें शामिल है। तो इसलिए मतलब ऐसा बना गेहूं, चावल, तिलहन और दलहन। उस टाइम जब एग्जाम में आया था तो वो मोटे अनाज नहीं थे, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट है मतलब ए स्टेटमेंट दिया गया है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। आर है शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। देखिए ये अभी मतलब 2025 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट डी हो जाएगा। ये आप दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो है मानव पूंजी निवेश का भी भविष्य में लाभ मिलता है। अगर देखो मानव पूंजी का मतलब अगर विकास होता है तो उसका लाभ मिलता है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। जब शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो हमारी मानव पूंजी है, जो हमारा यूथ है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो उसका यूज हो पाएगा। इसलिए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने उद्देश्य है। तो क्या है? इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पीडीएस जारी खाद्यान्नों पर जारी सब्सिडी प्रदान करती है। पीडीएस द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमतों बाजार कीमतों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसमें जो होती है बाजार कीमतों से कम होती है इसमें कीमत। यदि सरकार पीडीएस से वितरित वितरित अनाजों की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार कम होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का निम्न से किससे संबंध है? किससे? दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 132 आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों में से दूध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाए तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये हो जाएगा। 2025 के अनुसार से देख लेते हैं। 2024-25 के डेटा के देख लिए। अब आपको इसमें देखिए, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन जो बना है, ऐसा नहीं है कि इस पे बेस क्वेश्चन फिर से बन सकता है। तो आपसे देखो यहाँ पे आपका ये तैयार हो जा रहा है कि 2025 का डेटा तैयार हो, आपको अलग से डेटा नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो आपका 2025 का भी डेटा इसमें तैयार हो जाए। क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है, फिर उस पे जो करंट में जो अपडेटेड डेटा है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब इस समय कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। क्या? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देश पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से और साकल्यवादी रूप से देशज गोपशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है। तो स्टेटमेंट दोनों एक दो दोनों सही है, क्योंकि ये जो योजना इसीलिए ही स्टार्ट की गई है ताकि जो है मतलब पशुपालन में ग्रोथ हो सके, अच्छी चीजें मतलब हो सके, विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में पूछा है। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थार पारकर एवं गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। लाभार्थी के पास गोपालन में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा और ये दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत राज्य में मवेशियों के नस्ल में सुधार कर एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में, इसको पूछा जा सकता है कि ये किस योजना के अंतर्गत आती है? किसे? नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में की गई है। प्रथम चरण 2023-24 में प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों में जनपदों में मतलब ये जनपदों में स्टार्ट किया था। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं
बरेली में संचालित की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दुधारू गाय में साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीर प्रजाति की गायें ही सम्मिलित की जाएंगी, परंतु गंगातीरी नस्ल की गौवंश वाली इकाइयां अधिकतम 5 गंगातीरी गौवंश अनुमान्य होंगे। परियोजना की वित्तीय उपापचय का आकलन गौवंश क्रय अवस्थापना पर व्यय तथा इकाई संचालन पर व्यय के अनुसार निर्धारित किया गया है। परियोजना में 2 विकल्प होंगे। लागत कितना 62,50,000 रुपए साहिवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश हेतु 1 लाख रुपए प्रति गोवंश के आधार पर आगणन किया जाएगा। नेक्स्ट है लागत 61 लाख रुपए साहिवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ गिरफ्तार गंगातारी नस्ल के अधिकतम 5 गोवंश और गंगातारी गोवंश क्रय को 70,000 रुपए प्रति गोवंश के आधार पर अंगणित किया जाएगा तथा साहिवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल की गायों को आगणन 10 लाख रुपए प्रति गोवंश के आधार पर किया जाएगा। कुल अनुदान परियोजना लागत का 50% देय होगा। उद्देश्य ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है क्वेश्चन, कितने से कौन से सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या सुमेलित नहीं है, भैंस, भदावरी, गाय, सिंधी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजाति पूछा है बकरी, जमुना पारी, भेड़, थारपारकर नहीं है। अभी हमने देखा ये भेड़ थारपारकर किसकी प्रजाति है, गाय की प्रजाति है। ठीक है, तो डी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। एमपीडा की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है। अबीडा 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। इसे पूर्व सितंबर 1961 में भारत सरकार स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 24 अगस्त 1972 में को एमपीपीडा में मिला दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोच्चि केरल में। कहाँ, कोच्चि केरल में है। ठीक है, तो समुद्र से याद रखिएगा कि कोलकाता नहीं होगा, कोलकाता का समुद्र नहीं है, कोच्चि में समुद्र है। वैसे याद रखिए लीजिएगा कि कोलकाता में है। कोलकाता इसका एक प्रादेशिक डिवीजन, रीजनल डिवीजन इसका मतलब कोलकाता में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो कौन सा है, प्राकृतिक अंतःस्थली है। क्या, प्राकृतिक अंतःस्थली मतलब जो नेचुरल जो है देश के अंदर वो होती है ना फिशरीज, वो मतलब बहुत सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विश्व की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन है, चीन है। चीन जो है सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। ठीक है, चीन देखो चीन फर्स्ट पे है, चाइना जो है क्या है, फर्स्ट रैंक पे, क्या फर्स्ट रैंक पर है, और भारत उसके बाद कौन है, भारत है। कौन है, भारत सेकंड पे भारत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट में कितने से भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति हो जाए कच्चा तेल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पीत क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। किससे, तिलहन से संबंधित हो जाएगी पीली क्रांति, किससे, तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है पीली क्रांति संबंधित है किससे, तिलहन से। किससे, तिल तोरिया सरसों उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलाने के लिए है, क्रांतियों को मिलाने के लिए है, तो इसमें देख लेते हैं धूसर क्रांति मतलब दूसरा उर्वरक धूसर क्रांति क्या हो जाएगा, उर्वरक और फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है किससे हो जाएगा, गुलाबी क्रांति किससे, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित हो जाएगी। रजत क्रांति अंडे की क्रांति से हो जाएगा, और लाल क्रांति किससे, टमाटर और मांस के उत्पादन से हो जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 1 और 2 को मिलाना है सूची में, क्रांति ही है, तो गोल्डन क्रांति किससे रिलेटेड है, तो गोल्डन क्रांति किससे, बागवानी एवं शहद से उत्पादन से है। ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम के उत्पाद से रिलेटेड है। पीली क्रांति किससे हो जाएगी, तिलहन से रिलेटेड है, और काली और क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, किससे हो जाएगी, उर्वरक से रिलेटेड हो जाएगी। इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मली बोला गया, भारत में ही हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, कौन है, पंतनगर। क्या
पंतनगर। हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? पंतनगर। जैसे भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो कौन? रफी अहमद किदवई नहीं थे, बाकी सी सुब्रमण्यम, एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, ये सारे ही इससे रिलेटेड है, लेकिन रफी अहमद किदवई नहीं है। जैसे निम्नलिखित में कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो क्या है? बीज, उर्वरक, जल, तकनीकी। क्या? बीज, उर्वरक और जल तकनीकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 1950 से 90 के अवधि में भारत खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया, फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकी। इसके निम्नलिखित में कौन से कारण है? हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, गरीबों को कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक है, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान अत्यधिक बल दिया गया। हरित क्रांति में अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि खाद्य ज्यादातर खाद्य फसलों में ही ध्यान दिया गया था, जैसे गेहूं, चावल, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हरित क्रांति से भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुआ? तो कौन सा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा इससे प्रॉफिट मतलब मिला उनको। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या नहीं शामिल? भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता। सही है। फसल पश्चात खाद्यान्न की क्षति को कम से कम करना। सही बात है। फसलों को भंडारण में सुधार करना। कृषि के विदेशी मुद्रा में सीधे निवेश का प्रोत्साहन। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। देख लेते हैं इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द्वितीय हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 18 जुलाई 2005 को भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के दौरान सुनाई पड़ा था। इस वक्तव्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल देश से दूसरी हरित क्रांति का अग्रदूत बनेगी। इस ज्ञान पहल के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण मदद करने के लिए दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा व्यवसायों को जोड़ने पर बल दिया गया था। अतः स्पष्ट है कि कृषि विदेशी मुद्रा सीधे निवेश बजाय इन ज्ञान पहल पर जोर दिया गया था। किस पे? ज्ञान पहल पर जोर दिया गया। जैसे निम्नलिखित में से कौन से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायक है? कौन है? जैविक खेती जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, लिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता को आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा आकलन के बैंकों में समर्थ करना, कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना है। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाकी और नहीं है, क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 किया। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्वास्थ्य धरा खेत हरा किनारे के साथ क्या स्वास्थ्य धरा खेत स्वस्थ धरा खेत हरा नारे के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि को गुणवत्ता के विषय में जागरूक करना, उन्हें उर्वरकों के अति प्रयोग, अनावश्यक उपयोग से रोकना तथा कृषि अधिक उत्पादक, धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कदन्य संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्देशित करना है एवं समूह पागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीक का निर्देशित करना है। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों को बड़े हितधारिता है, स्टेक है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट से सही हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पीएम आशा योजना के संबंध में किसके कल्याण से है? तो किसके? कृषक के कल्याण से है पीएम आशा, जो 2 सितंबर 2018 में शुरू की थी। भारत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के तहत किया गया था। इसमें दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान किए, किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, फसल कटाई के बाद बिक्री मजबूरी को कम करने तथा दलहन और तिलहन के फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा की व्यापक योजना लागू करता है। यह योजना अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए लागू की जाती है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मूल्य संवर्धन योजना टीएसएस, मूल्य कमी भुगतान योजना पीडीएस और बाजार हस्तक्षेप योजना एमआईएस को
शामिल करते हुए पीएम आशा के रूप में एकीकृत योजना जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी। वर्तमान में भारत सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान पीएम आशा का एकीकृत योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी योजना इसमें मतलब इंक्लूड कर दी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है कौन है? विश्व बैंक जो है इसको मतलब पैसे इसमें इन्वेस्ट करती है। कौन? विश्व बैंक करती है। आसियार और कृषि सहभागिता विभाग DAC द्वारा नवंबर 1998 में क्रियान्वित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP। ठीक है, इसमें ICR और DAC मिलकर कर रहा है 98 और इसमें सहायता कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। जिससे भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था वर्ष 1974 में। कब? 1974 में स्थापित किया गया था। पुदुचेरी कहाँ? पुदुचेरी में स्थापित हुआ था पहला कृषि केंद्र, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ? 1974 में पुदुचेरी में। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में है, तो इसमें क्या स्टेटमेंट? इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। नहीं, ये गलत है। किसी भी फसल और ये सब ऐसा नहीं है। जैसे यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। इसको देख लेते। कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं उत्पन्न समस्याओं का समाधान हेतु सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रारंभ की गई। इस योजना की पूर्व 2 योजनाएं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मनैस के प्रति स्थापित किए गए थे। इस योजना के माध्यम सरकार कम प्रीमियम दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार के की फसलों पर बीमा प्रदान करेगी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। सही है। किसानों को कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना। ये भी सही है। किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना। ये भी सही है। कृषि क्षेत्र में साख को सुनिश्चित करना। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब से? तो कब? 1985 में। भारत में फसल बीमा योजना का प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार व्यापक फसल बीमा योजना शुभारंभ किया था। इसलिए मतलब स्टार्टिंग कब से पूछ रहा है, तो 1 अप्रैल 1985 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। कब से? कब? वर्ष 1999 में। व्यापक फसल बीमा की योजना की जगह पे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, क्या? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से लागू है। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष से प्रारंभ हुई है? कब? 98 से 1999 से 2000 के। कब? 1999 से 2000। नेक्स्ट किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट के राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के खरीफ फसल पर भी लागू किया गया है? तो कौन? 2004 से 5। वर्ष 1999-2000 में रबी मौसम से प्रारंभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को हर वर्ष 2004 से 5 बजट खरीफ फसलों पर लागू किया गया था। 2013-14 में से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो क्या हो जाएगा? इसमें स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, बाकी 2 गलत है। 2004 में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि शुरू की। कब? 2004 में। इसमें 2007 दिया गया, तो क्या? 2004 में। जैसे फसल बीमा किसके अधिकार में है? तो फसल बीमा मतलब बीमा योजना का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है, किंतु कृषि क्षेत्र में व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिकोण भारत सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2000 को भारतीय कृषि बीमा योजना लिमिटेड AICIL की स्थापना की गई, जो कृषि क्षेत्र की बीमा कवर, वर्षा बीमा, फसल बीमा आदि हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। AIC द्वारा वर्षा बीमा के खरीफ वर्ष 2004 के दौरान शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा योजना भारतीय सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया, तो इसमें बहुत सारी कंपनी जैसे नाबार्ड भी इसमें शामिल है, बहुत सारे मिल के तब ये योजना चलाते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट इसलिए गलत है। जैसे भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश सबसे जलवायु क्षेत्र की कुल संख्या 9 है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो क्या हो जाएगा इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। नीली क्रांति से किससे रिलेटेड है? मछली पालन से है। जैसे हरियाली योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन से। किससे? जल प्रबंधन से शुरू है, जो जनवरी 2003 से स्टार्ट है। इसको क्या कहते हैं? हरियाली योजना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2,000 करोड़ के रुपए से लागत वाली जल संग्रहण संबंधी विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। किसने किसने किया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जैसे हरियाली कार्यक्रम का संबंध है किससे? जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के संवर्धन से। नेक्स्ट है विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है किससे? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। ठीक है, जो मतलब कृषि जो चीजें है ना, उनके आयात में मतलब ज्यादा ग्रोथ हो, इसके लिए है। जैसे राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? कृषि निर्यात का संवर्धन। क्या? कृषि निर्यात का संवर्धन। डी है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है क्या? किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सीटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना संबंधित है किससे? है कृषि सौर पंप व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? कब? 2008 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करना है। 2200 करोड़ कुल धनराशि कार्पस का जल विभाजक फंड स्थापित किया गया है। चुने हुए 100 जनपदों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्य करने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत राज्य में ग्रांट आधारित परियोजनाएं है तो 2/3 धनराशि दी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट? इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफोर्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? कब हुआ? 2011-12 में रेनफोर्ड एरिया स्टार्ट किया, मतलब स्कीम स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? तो क्या गलत है इसमें? जुलाई 2015 में हर खेत का पानी आदर्श वाक्य के साथ क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विकल्पगत सभी कार्यों को शामिल किया गया है। मतलब इसमें सारा ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जल निकाय को मरम्मत, नवीनीकरण, कुआं निर्माण, जल वृत्तों का पुनर्वितरण और वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण है। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई है। कहाँ? विश्व बैंक द्वारा। किससे? विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है। जो 23 सितंबर 1998 शुरू हुआ तथा 31 मार्च 2004 को पूरा हुआ है। दूसरा चरण को 27 नवंबर 2007 से प्रारंभ हुआ है, 31 मार्च 2013 को पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीबी किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही होगा, बाकी एक पहला वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सूरज धारा योजना संबंधित है किससे संबंधित? बीज अदला बदली से। किससे? बीज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूरज धारा योजना बीज अदला बदली से संबंधित है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजातियों के लघु एवं सीमांत कृषकों के हेक्टेयर के लिए दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीज अदला बदली अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में किस राज्यों में से किसमें 2000 में प्रारंभ किया था? कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था नीरू मीरू योजना 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की? तो कितनी हो जाएगी? विश्व बैंक ने कितना मतलब दिया है? 2018 में विश्व बैंक ने 6,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। उसके बाद 2020-21 या 2024-25 की जांच वर्ष की 5 वर्ष की अवधि में विश्व बैंक के सहयोग क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना में विश्व बैंक के योगदान 3,000 करोड़ रुपए मिलियन है, जबकि शेष आधा हिस्सा केंद्र सरकार का योगदान है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2019 में किया गया था, जो 2020 में प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 1 अप्रैल 2020 को भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है कौन है? विश्व बैंक है। कौन है? विश्व बैंक सहायता करने वाली है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके
अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं। तो कौन है? जलधारा इस योजना के तहत। निम्न के राज्य में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश है। कौन? उत्तर प्रदेश। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है तो कहाँ? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? 2017 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि एनएफआईडी संबंधित है किससे? कृषि विपणन से। किससे? कृषि विपणन से संबंधित। 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड कृषि विपणन से संबंधित है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं के प्रबंधन, वितरण, निर्यात और आयात करना है। नेक्स्ट है भारतीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। कौन है? नेफेड है। कौन? नेफेड है। इनमें से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों को निर्यात से सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? इफको नहीं है। बाकी नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो किसके अधीन? राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन सा विनियमित करता है? कौन? राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। नेक्स्ट सुनहले चावल में प्रचुरता सिर्जित की गई है विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। नेक्स्ट कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है कहाँ? स्थायित्वहीन। क्या? स्थायित्वहीन में। नेक्स्ट है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1901 में 2005 के दौरान कानपुर, पुणे, साबोर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालयों की किए गए थे। तो नहीं, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और इसमें ये अभी इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत पुराना है। ठीक है, करंट के हिसाब से पूछा है। जैसे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ पे? पंतनगर 1960 में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुख्य तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए तो आरंभ में वर्ष के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मतलब इन योजनाओं को काल मतलब इनके टाइम के हिसाब से इनको सेट करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि वनोन्मेषी परियोजना। तो ये कब हो जाए? कब स्टार्ट हुआ था योजना? 2006 में। कब? 2006 में स्टार्ट किया गया था। तो इसमें स्टेटमेंट देखिए लगाना है। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कब बना था? 1974 में। कब? 1974 में। तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा। फिर 4 प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। ये कब स्टार्ट हुआ था? प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1989 में। कब? 1989 में। तो इसके बाद हमारा स्टेटमेंट आ जाता है 3 राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 1998 में स्टार्ट की थी। कब? 1998 में। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या है? राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 2006 में हुई थी। जैसे भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? मैसूर में। कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नर्म स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? लीमा, पेरू में। कहाँ पे? लीमा, पेरू में। नेक्स्ट है उचित और लाभकारी मूल्य में से किस फसल से संबंधित है? किससे? गन्ना से। किससे? गन्ना से। FRP जो है गन्ने पे लगता है तो गन्ने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है चीनी में हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने को संवर्धित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट बी है। पहला स्टेटमेंट गलत है। केंद्र सरकार चीनी और मौसम के गन्ने का अब सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित लाभकारी FRP निर्धारण करती है। ठीक है, अब MSP नहीं लगता है गन्ने पे। जैसे गन्ने के उचित लाभप्रद कीमत FRP कौन सा अनुमोदित करता है? मतलब कौन डिसाइड करता है? तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति जो है इसको डिसाइड करता है, CACP। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य MSP जो है CACP करता है और जो FRP होता है वो क्या है? मंत्रिमंडल परिषद करती है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों को आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ पर क्या शामिल है? तो क्या हो जाएगा? प्रमाण, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। ठीक है, ये मतलब इसका वो दिया गया है अधिग्रहण लागत, वितरण लागत, ये MSP और ये सारी चीजें। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन बताना है। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रमाण भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों में एमएसपी किसी भी राज्य के शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इतना ज्यादा ये बहुत एक्सट्रीम जो है स्टेटमेंट हो जाता है तो इसलिए गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। एमएसपी जो है बाजार कीमतों के हिसाब से ही तय होता है। उससे मतलब जो एक किसान की लागत मतलब निकल जाए उस हिसाब से उस बेस पे मतलब कमेटी के द्वारा डिसाइड होता है, तो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खाद्यान्नों पर कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सिफारिश करता है, गलत है ये भी स्टेटमेंट। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीपीसी में एमएसपी अंतर्गत 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश करता है, गन्ने के लिए एफआरपी मतलब लगता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चावल, गेहूं, दालें और आदि पर वृद्धि संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके नाइजर या रामतिल, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, कितना इसमें पाया, 37 से 47% है, कितना 37 से 47% इसमें बीजों में तेल पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में काले तिल नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी कीमत उपलब्ध कराती है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। भारत में कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों को तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सभी तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए विचार कीजिए, इस पर विचार करना है। किनके एमएसपी घोषणा आर्थिक मूल्यों को कैबिनेट समिति ने की है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा जौ हो जाएगा, इसमें फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रागी हो जाएगा, फिर उसमें हो जाएगा मूंगफली हो जाएगी, और इसके बाद फिर क्या, तिल हो जाएगा। इन सब में मतलब स्टेटमेंट मतलब इन लोग में एमएसपी निर्धारित की गई। 1997-98 में यदि न्यूनतम एमएसपी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन एमएसपी जो है C2 लागतें, C2 लागतें से बड़ा होता है एमएसपी। ये मतलब इसका फॉर्मूला दिया गया है। A2 पद्धति, इसमें बीज, उर्वरक, श्रम आदि जैसे लागत शामिल होते हैं। A2 प्लस F2 पद्धति, इसमें A2 लागत के साथ साथ पारिवारिक श्रम की अनुमानित लागत शामिल होती है। C2 पद्धति होगी, इसमें A2 प्लस FL के अलावा भूमि अनुमानित किराया, पूंजीगत संपत्तियों पर ब्याज भी शामिल होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। मतलब ये इसी हिसाब से इसी मतलब पैटर्न पे ये डिसाइड होता है एमएसपी जो है। इससे बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कौन, सीएससीपी आयोग जो है इसका एमएसपी डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष, कब स्थापना की गई थी इसकी, 1965 में। कब, 1965 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है, तो कौन डिसाइड करता है, सीएससीपी या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग डिसाइड करता है। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है, तो कौन करता है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कौन, कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। गेहूं के समर्थन मूल्य एमएसपी ने अनुशंसा करना कौन करता है, तो कौन करता है इसमें, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों के संवर्धन मूल्य की संस्तुति देता है, तो कौन देता है, कृषि लागत एवं मूल्य, सीएससीपी का देता है। नेक्स्ट, सीएससीपी के मुख्य कौन सा कथन उद्देश्य है, कृषि कृषि मूल्य को स्थिरीकरण, कृषकों के लिए वो सार्थक वास्तविक स्तरों का सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं की आवश्यकता कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1, 2, 3 सही है, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य नहीं, ये 4 गलत है, ऐसा नहीं है, जो फेयर प्राइस होता है उसके लिए स्टार्ट की जाती है। समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों को सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है, कृषि मूल्य पर स्थिरता, कृषकों के प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण पर लिए खाद्यान्न का भंडारण, तो क्या हो जाएगा, ABC तीनों ही सही है। अभी कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, एक मिनट, ज्यादा बड़ा भाई ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सोचिए हम लोग ने कितना सारा क्वेश्चन लगभग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, देख रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। लग रहा है आज भी पूरा नहीं हो पाएगा ये टॉपिक, कर ही लेते हैं, थोड़ा ही बचा है।
250 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यदि बाजार मूल्य ज्यादा हो तो सरकार को बेचेंगे या किसानों को पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट इसमें? इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा, या खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इससे सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं खरीद एवं 2013 का न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो 1350 कुंटल, इसमें लेकिन करंट के हिसाब से अलग हो जाएगा। तो 26-27 में कितना है? 25-85, कितना? 25-85 है। ठीक है, देखिए मैं पूरा इसलिए नहीं डिस्क्राइब, क्योंकि एक ही चीज बार बार लिखी है, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन पे वो कर रही हूँ। इसलिए मैंने मतलब जो मुझे लग रहा है कि पहले ही मैं एक क्वेश्चन में उसका डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, फिर डायरेक्ट उसका मतलब क्वेश्चन डिस्कस करके आंसर बता रही हूँ। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा मैं खुद बता दूंगी। नेक्स्ट 4 जुलाई 2018 धान के प्रति कुंतल, ये 2025 के हिसाब से इसमें देख लेते हैं, पुराना कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? 2389 रुपए घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत किस राज्य ने हाल में फलों एवं सब्जियों में न्यूनतम एमएसपी का निर्धारण फैसला किया है? किसने? केरल ने किया है। किसने? केरल ने किया है। इससे मूंगफली के लिए भारत में 2023-24 के हिसाब से देख लेते हैं, 67-83 रुपए। कितना? 67-83। मूल्य जिस पर आकार खाद्यान्न का क्रय करती है कौन है? अधिप्राप्ति मूल्य होगा। क्या? अधिप्राप्ति, प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बनाए रखने के सुरक्षित भंडार को निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वो है कौन सा है? वसूली कीमतों के नाम से जाने जाने वाली। इस निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? तो कौन है? गन्ना है। गन्ना खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? सोयाबीन। बाकी तंबाकू, कपास, रबर ये सब नकदी फसल होती है। संघ सरकार 2011 बजट के 2011 कोई मतलब नहीं है, 2023-24 या 2024-25 में 3 लाख रुपए भाषा 2025 संशोधित ब्याज छूट के तहत लोन की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की गई, ताकि लघु अवधि के कृषि क्षेत्र के ऋण दोनों के लिए प्रदान किए गए हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि किसी फर्म में चल लागत पूंजी निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं हो जाएगा? भूमि राजस्व नहीं है, बाकी बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल शामिल है। क्योंकि निम्नलिखित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है। कौन नहीं देता? निजी धन उधार देने का प्रचलन। इससे निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? कौन है? व्यक्ति, उद्देश्य, उत्पादकता, नियोजन। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। स्वतः का स्रोत जिसमें प्रमुख है सहकारी समितियां एवं बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार। गैर संस्था का स्रोत क्या है? महाजन, साहूकार, संबंधी और ये सब हो जाएगा। इससे किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए उनके स्रोतों को ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण का मुख्य स्रोत सम्मिलित है। क्या होगा? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबी और गैर सरकारी उधारदाता। जैसे कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। तो डीसीसीबी का एक प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्धारण उपलब्ध कराना है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट भी। इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। किसके? भूमि विकास बैंक के द्वारा। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो कौन है? वाणिज्यिक बैंक है। कौन है? वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि साख के संस्था का स्रोत निम्न में से है। तो कौन है? वाणिज्यिक बैंक है, फिर इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, फिर सहकारी बैंक। सबसे ज्यादा वाणिज्य बैंक सपोर्ट करते हैं, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। जैसे भारत में निम्नलिखित में किसके कृषि संबद्ध गतिविधियों के ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? वाणिज्यिक बैंकों की। किसकी? वाणिज्यिक बैंक। हाल के वर्ष में कौन से कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? तो कौन? विदेशी निजी बैंक। बाकी वाणिज्यिक बैंक सबसे ज्यादा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में केंद्रीय बजट संस्थागत कृषि साख प्रवाह बढ़ाने के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? 2024-25 में कृषि साख बढ़ाने के लिए नहीं की गई है, मतलब इसमें कोई नहीं। केसीसी के आधार पर ऋण संयोजित ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण सीमा की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उद्देश्यों के लिए कृषकों के अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे सही स्टेटमेंट पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें? फर्म परिसंपत्तियों को रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए सही हो जाएगा। कंबाइन कटाई मशीनों
ट्रैक्टरों तथा मिनी ट्रकों के लिए सही है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, फर्म परिवारों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 सही है, इसके बाद 3 सही है, 1 3 4, क्या 1 3 4 जो है स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था कब से, 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट किसान क्रेडिट योजना के संबंध में विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी, गलत है। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल समर्थन प्रदान करती है। इसमें सही है, तो इसमें सही स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, 1 गलत है क्योंकि 1999 98 में स्टार्ट की गई थी। जैसे क्रेडिट कार्ड कब 1998 में स्टार्ट की गई थी। जैसे किसान ऋण पोर्टल केआरबी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे किस संस्थागत प्रस्तुत करते थे, तो कौन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड प्रस्तुत करते थे। नेक्स्ट किसान कॉल सेंटर केसीसी की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए उन्हें कला में व्यवस्थित करना है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में थी। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में 93 में आया। किसान क्रेडिट योजना 1998 में आई। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का स्थापना कब 1975 में हुआ था। तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें, स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज का प्रावधान नहीं है। तो क्या नहीं है, ऋण भुगतान में माफी नहीं है, बाकी भूमिहीन किसान को बैंकों का ऋण मिलेगा। नाबार्ड भूमिहीन कृषकों के ऋण संबंधी प्रस्ताव बनाएगा। 50 लाख नए कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और इसमें डी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट भारत की सरकार को कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। तो किसने लिया, आलू और प्याज उत्पादकों के लिए लिया गया निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। कौन है संरक्षित, आलू, क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत का गौड़ खनिज है। नेक्स्ट है, उस पर गौड़ खनिज को खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किंतु गौड़ खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने पर शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, गलत है। गौड़ खनिज के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि गौड़ खनिजों के बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार। इसमें जो केंद्र सरकार का यूज कर लिया है ना, ये गलत हो जाएगा। पूरा मतलब जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पहला स्टेटमेंट, भारत में राज्य सरकार के पास गौड़ खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज भूभाग में अवस्थित है, गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौड़ खनिजों की अधिसूचित करने की शक्ति है। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पहला, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को कुक्कुट पालन उत्पादन जैसे समग्र कृषि कार्यकलापों से प्राप्त आय की किसी भी कर से छूट प्राप्त है। जैसे भारत में आयकर अधिनियम 1967 के बंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि के पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमारा आ जाता है आप टॉपिक उद्योग क्षेत्र चैप्टर 5। तो आप इसको हम कल करेंगे, हम लोग की क्लास लगभग 1.5 घंटे हो गई है। ठीक है, तो आप ये क्लास कर ले, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक टफ भी है, तो आप करिएगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके दोस्त लोग या इनको शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ से 250 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीसीएस में। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे, मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसलिए आप जरूर देखिए क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे और भी चीजें अब आने वाली हैं पीसीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहीं तक आज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।